यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस को। साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके और जैसे कि बात की जाए, साइंस का कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट एमसीक्यूज विथ वीडियो क्लासेस विथ लाइव वीडियो क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यदि देखा जाए तो आप एमपीटेड ग्रेड 3 की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा एक कथन अवतल लेंस द्वारा बने गए प्रतिबिंब के लिए हमेशा सही रहेगा। राइट। अब आपको ध्यान होगा, हमको कितनी चीजें याद रखनी होती है, चार चीजें। एक तो हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं अवतल लेंस उत्तल लेंस, एक और हम लोग याद रखते हैं अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, है ना। अब इन चारों में से किसके कितने प्रकार के प्रतिबिंब यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीजें। तो हमने क्या करा है, एक ट्रिक यहाँ पर बनाई है, दैट इज उदल ट्रिक। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो उत्तल दर्पण है, यू से क्या हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण, हिंदी के लिए है ना। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, इन दोनों में जो प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में जो प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा वस्तु से छोटे बनेंगे। किस किस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में। अभी आपके सामने क्वेश्चन में क्या है, अवतल लेंस है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो क्या आंसर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि बिंब जो बनेगा, बिंब वही प्रतिबिंब है ना, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा होगा, तथा जो मेन वस्तु है, बिंब यानी कि जो मेन वस्तु होगी, उससे हमारा जो प्रतिबिंब है यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये सीधा तथा बिंब से कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाली चीज यहाँ तक। आप चाहे तो इसके दो, इसमें केवल दो ही केसेस होते हैं, हम लोग वही बात कर रहे हैं। यूडीएएल मतलब उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में दो ही सीन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक तो वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में आप कहीं पर भी वस्तु को रख ले, हर केस में आपका जो प्रतिबिंब है छोटा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, और बनेगा तो F1 और O के बीच में ही बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं, सबको लेकर आपको जवाब देना है। ये कठोर होती है, पानी की तुलना में कम सघन होती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, ये विद्युत का चालन करती है ना। तो कौन सा कथन सही रहेगा, किसके लिए, धातुओं के लिए पूछा गया है। तो धातुएं विद्युत के चालक होती है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सभी धातुएं कठोर हो ये जरूरी नहीं है। कम सघनता वाली बात करें ये भी जरूरी नहीं, और अत्यधिक क्रियाशील होना ये भी हर एक के लिए सही नहीं है ना। तो धातुएं कठोर, आघातवर्णीय, चमकदार, तन्य होती है, ध्वनिक होती है, अच्छी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक यहाँ पर होती है। धातुओं के उदाहरण में आप कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, धातु और अधातु के सामान्य गुणधर्मों में चार अपवाद है, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक अपवाद वाली कैटेगरी का ही हो गया, कि पारा को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तापमान पर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। धातु का जो द्रवणांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का बहुत ही कम होता है। तो ये फिर इसका अपवाद हो गया। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली पाई जाती है, जबकि ये चमकीला होना जो है धातुओं का गुण है। कार्बन एक ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में रह सकता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, जो कि सबसे कठोर है, मतलब अधातु होते हुए भी वो कठोर हो गया, है ना। इसका द्रवणांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। कार्बन का एक और अपर रूप कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक रहेगा। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व एवं द्रवणांक दोनों का कम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें ये पूछा गया, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही कथन का चयन करिए। कथन क्या है, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। कारण क्या है, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल रहेगा, है ना। अब पूछा क्या गया है कि दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है क्या, नहीं, वो तो दो टुकड़ों में विभाजित होकर दो चुंबक बना देगी। तो कथन तो गलत हो गया। कारण ये बोल रहा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा प्रबल होगा, तो यस, ये वाली चीज सही हो सकती है ना। अभिकथन गलत है, परंतु कारण यहाँ पर बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही कोई गैस एक्स भी निकलती है। वो गैस एक्स यहाँ पर क्या हो सकती है। क्या बोला गया है कि हम लोगों के पास बेकिंग सोडा है,
हमने उसमें नींबू का रस यानी कि विनेगर मिला दिया है। तो बेकिंग सोडा का जब विनेगर से रिएक्शन करवाया जाएगा तो एक गैस निकलेगी। वो गैस यहाँ पर क्या हो सकती है, CO2 हो सकती है। CO2H2O का कॉम्बिनेशन बनता है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखना, विनेगर नींबू का रस आपने लिया है, इसकी आप बेकिंग सोडा से क्रिया करवा रहे हो, तो रिएक्शन में आपको एक तो सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा, CH3COO Na। सोडियम लवण का सॉल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया अपना, CO2 हो गया। एक क्विक एंड रैपिड रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो सही उत्तर क्या हो गया, CO2 हो गया। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनाया जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब बेकिंग सोडा को नींबू के पानी विनेगर से मिलाया जाता है तो बुलबुले यहाँ पर उठते हैं। बुलबुले CO2 गैस से निर्मुक्त होने पर बनते हैं। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें नींबू का अम्ल यानी कि सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 और अन्य पदार्थ जिसमें H2O भी आ जाएगा और सोडियम लवण भी आ जाएगा, इसको रिलीज कर देते हैं। ओके, चलिए अगला देखिएगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक बार पढ़िए इसको और आंसर करिए, आंसर क्या होगा इसका। देखो पूछा क्या गया है, मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाती है ना। मैग्नीशियम जो हो गया अपना Mg, जब इसको वायु में जलाया जाएगा मतलब ऑक्सीजन, है ना। मैग्नीशियम को जब वायु में जलाया जाएगा तो यहाँ पर कुछ बनेगा। ठीक है, जब इसी ए को जब वापस से जल में घोला जाएगा तो बी बनेगा। मतलब बेसिकली मुझे जो आंसर करना है वो ए और बी का करना है। अब आप देख लो कि Mg को जब O में मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, MgO यहाँ पर बन जाएगा। बस अब इसको क्या करने की जरूरत है, हमको बैलेंस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये पूरा बैलेंस हो गया मेरा 2MgO करके। ठीक है, अब जब मैं इसी MgO की वापस से जब H2O से क्रिया करवाऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसने ही बोला ए को जल में घोला गया, तो ए क्या है, ए मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, इस सी के अंदर लिखा हुआ है और ए के अंदर लिखा हुआ है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और बी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो हमारे पेट की जो एसिडिटी होती है ना, अम्लता को कम करने में प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्षारीय होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ए हो जाएगा और बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो कि प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव परिसंचरण तंत्र में एक्सवे रक्त कोशिकाएं होती है जो ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है, और उनकी भित्तियां जो होती है मतलब उनकी जो दीवारें होती है ना वो वाय है। जेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाता है। एक्स वाई और जेड यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से। देखो सबसे पहले अपन को ये बताना है कि ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने का कार्य धमनी करती है या फिर शिरा करती है, मतलब आर्टरीज करती है या फिर वेन्स करती है। तो पहला अपन को एक्स की वैल्यू मिल गई, है ना। तो अपन ये बता सकते हैं कि एक्स की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है या पतली होती है, वो अपन को दूसरा आंसर मिल जाएगा। तीसरा ये बोल रहा है कि जेड जो है रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाता है, मतलब लंग्स ने क्या करा, है ना, प्योरीफाई कर दिया। वो कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, और हार्ट में जाकर क्या हो जाएगा, वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो मतलब प्योरीफाई यानी कि शुद्ध ब्लड को या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान होगा अपन दो नाम पढ़ते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। ये दोनों अपने आप में क्या होती है, अपवाद होती है ना, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है, जस्ट लाइक वेन्स कुछ अलग कार्य करती है लेकिन पल्मोनरी वेन उसका उल्टा करेगी। शिराएं कुछ अलग कार्य करती है लेकिन पल्मोनरी जो शिरा होती है वो कुछ दूसरा कार्य यहाँ पर करती है, उसका अपोजिट करती है ना। आपने याद किया होगा ना हार्ट को कैसे क्या काम होता है इसका। तो एक्स वे रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन रहित ले जाती है ना। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्स आर द ब्लड सेल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का कार्य कौन करती है, शिराएं करती है ना। और उनकी भित्तियां कैसी होती है, उनकी भित्तियां यहाँ पर पतली होती है और आर्टरीज की मोटी होती है। तो वेन्स एंड थीन आंसर यहाँ पर मिल गया। जेड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाता है ना। तो अपन बोल रहे हैं कि शिराएं जो है अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन पल्मोनरी शिरा जो है प्योरीफाइंग ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये देखना आर्टरीज हो गई, इसकी दीवारें मोटी यहाँ पर होती है ना। जो रेड कलर में होता है, यूजुअली हार्ट का डायग्राम अपन ने देखा है तो उसमें 2 कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लू एंड रेड। ब्लू जो होता है अशुद्ध रक्त होता है और जो रेड होता है वो शुद्ध रक्त यहाँ पर होता है
राइट। तो अभी हमसे बोला गया है कि आर्टरीज जो होगी यहाँ पर क्या करेगी, ये इस तरीके से देख सकते हैं, वेन की दीवारें जो होगी पतली होगी, है ना, आर्टरीज की मोटी हो जाएगी, शुद्ध रक्त को ले जाना है, वेन्स अशुद्ध रक्त को ले जाता है, पतली दीवारें उसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है वो उल्टा कार्य यहाँ पर करती है, वो शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाने का कार्य करती है ना। और जो अपना पल्मोनरी यहाँ पर धमनी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को कहाँ पर लेकर जाती है, उसके पास, लंग जो अपने फेफड़े हैं उसके पास लेकर जाती है। एक बार आप चाहें तो दोनों में अंतर देख लो, फिर डायग्राम भी देख लेंगे। धमनियां हृदय से रक्त को दूर पंप करती है ना, हृदय से रक्त को लेकर जाती है, दूर पंप कर देती है, जबकि शिराएं हृदय तक रक्त पहुंचाती, वही अशुद्ध रक्त को वहां तक लेकर आती है। फुफ्फुसी धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती, फुफ्फुस का अपोजिट कार्य हो जाएगा, पल्मोनरी अपवाद होता है। तो फुफ्फुसी धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त को, क्योंकि यूजुअली धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ही डील करती है, इसीलिए वो मोटी होती है। बट पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी है ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है, जबकि फुफ्फुस शिराएं वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आएगी। फुफ्फुसी धमनियां हृदय से फेफड़ों तक लेकर जाएगी, और जबकि फुफ्फुसी शिराएं फेफड़ों से हृदय तक लेकर आती है। ठीक है, वही चीज हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित किए गए, मतलब एक सेल पर हमने क्या लगा रखे, दो तार यहाँ पर लगा रखे है ना, ये आप इसका सेल मान लो, ये दो वायर हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया, इन तारों को नीचे गए द्रव में से एक के बाद एक करके डुबोया जाता है। चार सॉल्यूशन है, चार सॉल्यूशन के अंदर हमने इन दोनों तारों को डुबो दिया है। ठीक है, अब अपन को ये पूछा गया कि नीचे दिए गए कथनों में से द्विक सूची जो है, चुंबकीय सुई में विक्षेपण कब होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, राइट। तो कौन में इन चारों में से किस में सुई में विक्षेपण होगा, मतलब किस, इन चारों में से किसके माध्यम से करंट फ्लो किया जा सकता है, कैरोसिन, आसू जल, लवण का विलयन, या फिर चीनी का विलयन। अब अपन को पता है कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा प्रोड्यूस करने में कौन सा मदद कर सकता है, तो डेफिनेटली लवण का जो विलयन है, यानी सॉल्टी जो सॉल्यूशन है, जैसे सोडियम लवण हो गया, तो वो हमारी मदद कर देगा। तो केवल थ्री कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाँ, केवल आप लवण का जो विलयन है उसका प्रयोग कर सकते हो। सो विद्युत चालकता यह केवल विद्युत प्रवाह को पारित करने के लिए पदार्थ की क्षमता की एक माप होगी। किसी द्रव की विद्युत ले जाने की क्षमता द्रव में आयनों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगी, जितने उसमें आयन होंगे वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उतनी ही विद्युत धारा हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसमें आप नींबू का रस ले सकते हो, सिरका ले सकते हो, लवण विलयन, मतलब जो एसिडिक प्रवृत्ति की वो इजीली यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देंगे, जिसकी वजह से द्विक सूचक जो कंपास होता है ना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से जो है चुंबकीय सुई में हल्का सा विक्षेपण हो जाएगा, मतलब अपने वो पाथ से हल्का सा हिलने लग जाएगी, राइट। तो स्पष्टीकरण आप देखना चाहें तो जल के अणुओं के प्रभाव के कारण सोडियम क्लोराइड जल में घुलने पर सोडियम और क्लोरीन परमाणु में विभाजित हो जाएगा, वही धनावेशित और ऋणावेशित आयन यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से इजीली क्या हो पाएगा, करंट का फ्लो हो पाएगा या फिर विद्युत का संचालन हो पाएगा। शर्करा विलयन, आसू जल और केरोसिन जैसे द्रव में खनिज और आयन नहीं पाए जाते हैं, तो इस प्रकार विलयन के कारण चुंबकीय सुई जो है, द्विसूचक सुई जो है वो विक्षेपित नहीं होगी। अतः ओनली लवण ही ऐसा है जो द्विसूचक में प्रदर्शन देगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न यहाँ पर हो सकता है। ये स्थिर वैद्युत बल हो सकता है, घर्षण बल हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, या फिर ये चुंबकीय बल हो सकता है। मतलब अपन को ऑड वन आउट करना है कि इनमें से अलग क्या है, स्थिर वैद्युत बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, या चुंबकीय बल है। अब आप इसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हो देखना। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि कॉन्टेक्टेबल और नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स, क्योंकि बलों को कैटेगराइज करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, कॉन्टेक्टेबल और नॉन कॉन्टेक्टेबल यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो आगे डिस्कस करो। बताओ इसमें कि क्या आंसर हो सकता है। देखो स्थिर वैद्युत बल नॉन कॉन्टेक्टेबल है, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक तीनों क्या हो गए, नॉन कॉन्टेक्टेबल हो गए, तो कांटेक्ट में कौन आ जाएगा, घर्षण बल आ जाएगा। हाँ, कि ये छूकर जो है एक पर, एक से दूसरे पर बल लगाया जा सकता है, बाकी सब बिना छुए जो है हमें महसूस होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 76। मान लीजिए आप एक किसान है और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। ठीक है, हम काली मिट्टी वाले इलाके में रहते हैं। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण भी है और आप अपने खेत में रेशे प्रदान करना चाहते हैं, आप अपने खेत में रेशों वाली फसल लगाना चाहते हैं, तो आप कौन सा, किसको प्रायोरिटी दोगे, नारियल को, रेयन को, जूट को, या फिर कपास को देंगे। तो हम लोग किसको दे सकते हैं, कपास को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो खासियत है ये कपास लगाने वाली फसल की यहाँ पर खासियत है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखना एक बार। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट हो जाने वाला विटामिन जो होगा वो कौन सा होगा? विटामिन सी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इवन आप सब्जियां वगैरह धोते भी है ना, तो उसमें भी वो बहुत जल्दी, अगर आपने बहुत देर तक उसको धो लिया या गर्म पानी में उबाल लिया है, तो उसका विटामिन बेसे ही खत्म हो गया। आप उसको लेंगे तो उसका केवल 1% एनर्जी बची होगी जो आप में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, जो भी उसमें पोषक तत्व रहेंगे, राइट। तो ज्यादा देर तक इन्हें नहीं पकाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, कौन ऐसा आकाशीय पिंड है जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा कर सकता है? कोई एक ऐसा आकाशीय पिंड होगा जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा कर लेगा। इसमें शुक्र, ध्रुव तारा, चंद्रमा या यूरेनस हो सकता है। डेफिनेटली चंद्रमा है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो दो परिक्रमा यहाँ पर करेगा। उपग्रह बेसिकली कोई भी आकाशीय पिंड हो सकता है जो दूसरे खगोलीय पिंड के चारों तरफ घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम ही रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार से यहाँ पर हो सकते हैं। प्राकृतिक, जैसे चंद्रमा प्राकृतिक है ना, तो उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है, इसीलिए पृथ्वी का उपग्रह भी है। नतीजतन हम लोग चंद्रमा को क्या कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं? जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, उस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। आकाशीय पिंड को दूसरे आकाशीय पिंड का उपग्रह कहा जाता है यदि और केवल तभी जब दूसरा आकाशीय पिंड एक ग्रह हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है इसकी। बट आमतौर पर हम लोग यहाँ पर चंद्रमा को अपना प्राकृतिक उपग्रह शब्द का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, जब दो उदासीन वस्तु एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती है तब वह अर्जित कर सकती है। जब दो उदासीन वस्तुएं जिस पर अभी भी कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे लाइक कांच और रेशम का कपड़ा हो गया, है ना, आपके बाल और उसमें लगा हुआ ऑयल और एक पेंसिल हो गई, है ना, तो ये जो चीजें हैं, जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो वो क्या करती है? समान परिमाण के विजातीय आवेश, है ना, समान मतलब मैग्नीट्यूड के, कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा। समान परिमाण के सजातीय आवेश, सजातीय मतलब दोनों पर सिमिलर, या तो दोनों पर पॉजिटिव या दोनों पर नेगेटिव, मतलब होमोजीनियस। विभिन्न परिमाणों के विजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश। तो जब दो उदासीन वस्तु एक दूसरे से रगड़ी जाती है तो वे समान परिमाण मतलब सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है, तभी तो करंट लगता है, राइट। तो समान परिमाण के विजातीय आवेश को जो है यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे ये अपने दो न्यूट्रल बोल सकते हैं कि रॉड हो गई, है ना, या फिर एक रेशम का कपड़ा और एक कांच की छड़ हो गई। तो जब इसको रब किया गया तो एक पर पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे पर क्या चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा। एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो ये समान परिमाण के विजातीय आवेश को अपोजिट चार्ज पार्टिकल को प्राप्त कर लेते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के प्रतिकारक यहाँ पर हो जाएंगे। जब दो विपरीत आवेशित वस्तु परस्पर क्रिया में आकर्षण, क्रिया द्वारा आकर्षण का गुण यहाँ पर शो करती है। ठीक है, इसी तरीके से जब दो अलग अलग पदार्थों को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इजीली स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान है। एक्स क्या हो सकती है? मतलब एक्स धातु होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होगी। तो धातु होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होना एक ही कोई कर सकता है। कौन है वो? मरकरी यहाँ पर है। ब्रोमीन धातु यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम हो गया, तो केवल मरकरी पारा यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो धातुएं जो है चमकदार, आघातवर्धनी, तन्य, विषमा और विद्युत की सुचालक होती है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पारा, ये सारी चीजें। पारा जो कि कमरे के तापमान पर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा सभी धातुएं सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती है। पारा जिसको हम लोग क्विक सिल्वर भी यहाँ पर बोलते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के कारण पारा कमरे के तापमान पर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है उसके कारण जो है ये इसमें पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है, मतलब रूम टेम्परेचर ही है। एक विद्युत और ताप का ये कुचालक होता है और गैसीय अवस्था में द्विपरमाणविक पारा अणु कभी भी यहाँ पर नहीं बनाएगा, मतलब ये सिंगल ही रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाएगा? मतलब SO2 को जब H2O के साथ क्रिया करवाई जाएगी, ये मेरे पास SO2 है ना, ये हो गया अपना SO2। जब इसकी अपन H2O के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO3 बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा या सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो तो H2SO4 होता है ना, मतलब जहां पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं, लेकिन अपना SO3 बन रहा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये सल्फ्यूरस की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। रासायनिक सूत्र आप सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 देख सकते हैं। इक्वेशन बनाओगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है,
अब थोड़ा सा यहाँ पर आप एक डिटेल देखो। धात्विक ऑक्साइड तब बनते हैं जब धातु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। चूंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाती है, इसीलिए धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और इसी का जस्ट रिवर्स या वाइस वर्सा हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? अधातुओं के लिए कर सकते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है ना, जो धात्विक ऑक्साइड से प्रकृति में अम्लीय होने के कारण भिन्न होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड भी जल के साथ प्रतिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? अम्ल का निर्माण करेंगे। ठीक है। सल्फर एक अधात्विक तत्व है जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय होता है। नतीजा जन यह सल्फ्यूरस अम्ल का उत्पादन करने के लिए जल के साथ क्रिया करेगा। एक बार आप इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक रंगहीन द्रव है, एक अच्छा अपचायक भी यहाँ पर होगा, है ना, आसानी से चीजों को अपचयित ये कर लेगा। ये अनुप्रयोगों में एक हल्के विरंजन घटक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सल्फ्यूरस अम्ल अस्थिर होता है, इसमें कभी भी इसको शुद्ध अवस्था में पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहेगा। ठीक है। और भी बाकी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड था, यह जल के साथ प्रबल अभिक्रिया करता है और उष्मा मुक्त करते हुए सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। सल्फर पेंटाऑक्साइड कोई डायरेक्टली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की तुलना में जल जो है, पानी जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की तुलना में कम सघन यहाँ पर होगा, इसीलिए वो हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर तैरेगा। जैसे ऑयल के ऊपर पानी तैरता है, वैसे ही H2SO4 के ऊपर पानी तैरेगा। इस अभिक्रिया का उपयोग हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ओके। चलो अगला देखिएगा। एक पहेली है, पजल है। मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ, और दूसरा बी क्या बोल रहा है? मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा करती हूँ। तो बताओ ये दोनों कौन है? मैं मानव शरीर को आकार दे रही हूँ, तो आकार उपास्थि, अस्थि, कंकाल या पेशी देता है। स्केलेटन कंकाल देता है। हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भाग जो है उसके अंदर सॉफ्ट पार्ट्स, उसकी भी प्रोटेक्ट कौन करता है? कंकाल ही करता है ना, ताकि हल्की फुल्की चोट से हम लोग बच जाते हैं। तो बेसिकली ये बात कर रहा है कंकाल तंत्र की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं प्रदर्शित करेंगे? मतलब कौन से प्लांट यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उसको शो नहीं करते हैं? जलीय पादप जिनकी पत्तियां तैरती है, जल में डूबे हुए पादप, पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पादप, या फिर मरुस्थल के पादप। तो ध्यान रखना, जल में डूबे हुए पौधे जो है कभी भी वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पानी के अंदर है, उनका वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा, राइट? तो अपन बोल सकते हैं जल में डूबे हुए पादप। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को यहाँ पर निरूपित करता है? कोशिका का शक्ति ग्रह जो होगा, आपको इंग्लिश में यहाँ पर ये भी दे रखा है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 स्टेटमेंट है और 5 आपको इस तरीके से इसमें सिलेक्ट करना है कॉलम में से। ठीक है, एक छूट जाएगा कोई भी। और अगर हिंदी में देखना है तो ये 4 इधर रहे लेफ्ट साइड के, और इनके जो उस साइड के ऑप्शन है कॉलम 2 वाले, कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिका वैक्यूलम। देखो, सबसे पहले बोला गया है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, ये चीज तो फिक्स है ही सही। कोशिका का भंडार ग्रह मतलब कोशिका के लिए स्टोरेज टैंक कौन हो सकता है? वैक्यूलो यहाँ पर हो सकता है ना, कि रिक्तिका ही तो भंडारण करके रखती है। तो अपन यहाँ से सिलेक्ट करें तो पहला वाला 3 हो जाएगा, दूसरे वाले का 5 हो जाएगा। कोशिका का सूचना केंद्र, कोशिका की पूरी इंफॉर्मेशन जेनेटिक वो कहाँ पर स्टोर रहेगी? न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर रहेगी, तो ये अपना केंद्रक हो जाएगा। कोशिका का द्वारपाल या गेटकीपर किसे कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन को कहा जाएगा, क्योंकि वो ये मेक श्योर करेगी कि उसके पास कौन आना चाहिए, कौन उसके अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 5 2 1 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखना, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के वायवीय श्वसन के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं। कोशिका का पावर हाउस, हिंदी में बिजली घर आप इसको कह सकते हैं। एटीपी के रूप में, एडिनोट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को ये संरक्षित करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्राक केंद्रीय कोशिका और कुछ विशिष्ट सुकेंद्रीय कोशिकाओं जैसे अवायवीय कोशिकाओं और परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को छोड़कर आपको सभी जीवित जीवों में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन था आपका वैक्यूलो रिक्तिका था। रिक्तिका कहाँ पर पाई जाती है? जो कोशिका द्रव्य होगा उसी के अंदर पाई जाएगी, और एक बड़ी झिल्लीदार थैली यहाँ पर होती है। रिक्तिकाएं कोशिका के भंडार गृह के रूप में जानी जाती है, क्योंकि वे पदार्थों का भंडारण करती है जो कोशिका को अनिवार्य रूप से उपयोगी नहीं है, जस्ट लाइक पानी, रस, उत्सर्जी उत्पाद और अन्य खनिज को वो स्टोर करके चलेगी।
पादप पृक्तिका में न केवल पानी, शर्करा और लवण होते हैं, बल्कि इसमें वर्णक और विषाक्त अणु भी पाए जाते हैं। वर्णक जो उस पौधे के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और यह मिलकर कोशिका के 90% तक के आयतन का निर्माण करती है। मतलब कोशिका का जो मोस्टली हिस्सा है वो कौन कवर कर लेता है? वैक्यूलो यहाँ पर कवर कर लेता है, रिक्तिका यहाँ पर कवर कर लेती है। तीसरा जो आपका ऑप्शन था वो था सेल मेम्ब्रेन। प्रत्येक जीवित कोशिका एक पतली, लोचदार, पारदर्शी, अर्धपारगम्य और पुनर्योजी झिल्ली से ढकी हुई होती है, जिसको कोशिका झिल्ली यहाँ पर कहा जाता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी यहाँ पर आप कह सकते हो। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं के प्रवेश और निकास को कंट्रोल करने में मदद करती है, इसीलिए उसको गेटकीपर कहा गया है। क्लियर हो गए यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है। एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह हम लोग जो है बहुत सारे भोजन में इसका प्रयोग करते हैं, परिरक्षक का। इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा जिसकी वजह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं? सबसे पहला, ये खाद्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है। ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ये नमी को नम कर देता है, नमी को कम कर देगा, जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होगी। इसमें जीवाणुओं को मारने के लिए रसायन पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली माध्यम को क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा, है ना, जैसे विनेगर वगैरह हम लोग देखते हैं, राइट। तो ये माध्यम को क्या करता है? काफी अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु उसमें नहीं रह पाते हैं, और हम लोग उस भोजन को लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो आप एक बार इसके परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के बारे में सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सारे स्टेटमेंट्स देख लीजिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होगा कई सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं फूड प्रिजर्वेशन से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला देखिएगा, अच्छा सिरका के बारे में भी देख ही लो। सिरका एसिटिक अम्ल का 5 से 10% जलीय विलयन होता है, जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण के साथ साथ स्वाद के लिए भी किया जाता है। अम्ल में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं जो भोजन को खराब करने में खराब कर देते हैं, इसमें क्या होता है, सिरका में उसको मारने की क्षमता होती है। ठीक है, सिरका अचार को खराब होने से भी बचाता है, इसीलिए अपन मार्केट का जो अचार वगैरह लेकर आते हैं, पिकल वगैरह, वो काफी खट्टा यहाँ पर रहता है ना। तो वो इसी सिरका के टेस्ट की वजह से यहाँ पर होता है, क्योंकि बैक्टीरिया पनपेंगे ही नहीं, तो हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होगा, और उसकी शेल्फ लाइफ भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जो बेसिक अपने कंसेप्ट्स थे। ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाएगी। मतलब अगर हमारे शरीर में ये विटामिन नहीं हुआ, तो यहाँ पर डेफिनेटली कैल्शियम के जो अवशोषण की दर है वो कम पड़ जाएगी। बताइए क्या हो सकता है? विटामिन डी, बी, सी या फिर ए, इनमें से कौन सा विटामिन यहाँ पर हो सकता है? यस, कमेंट करके बताइएगा आंसर, आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।